दर्शकों नमस्कार। डीडी हिमाचल के इस विशेष कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारा विषय है एचआरटीसी द्वारा हिमाचल में ई मोबिलिटी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित है आईएएस अधिकारी और एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक मिस्टर संदीप कुमार जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें और एचआरटीसी द्वारा विभिन्न चलाई जा रही जो आपकी सुविधाएं हैं उनके बारे में बातचीत करें, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो दिन की शुरुआत है वो किस तरह से होती है। दीपक जी, मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं पहले तो। और जैसे आपने पूछा है कि सुबह की शुरुआत मेरी कैसी होती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आई एम एन अर्ली राइजर जी। सुबह मैं और मेरी पत्नी जो हैं और हमारे पास एक पेट है जेनी जी, हम तीनों ही जो हम मॉर्निंग वॉक के जाते हैं जी। और ये कोई तकरीबन हमारा 1 घंटे की एक्टिविटी रहती है। उसके बाद दिनचर्या में हमने काफ़ी लंबे समय से थोड़ा सा योग और प्राणायाम जो है वो जोड़ के रखा है जी। सुबह के 2-1 घंटे जो है वो अपना शारीरिक या जो मानसिक हमारा विकास होता है उसके लिए अपने लिए समय दिया जाता है। जी, वो हम अपने लिए देते हैं। अगर हम आपकी जर्नी की शुरुआत करें, बचपन से शुरुआत करते हैं, आपका बचपन कहाँ पर बीता और आपकी शिक्षा कहाँ पर हुई? मैं हमीरपुर ज़िला के नदौन जो कस्बा है वहाँ से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरा बचपन भी वहीं पर बीता है। मेरी स्कूलिंग जो है वो नदौन की है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नदौन की जी। मैंने कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमीरपुर से किया। उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। तो पूरी तरह से जो हिमाचल की रंगत है जी, उसी में अपना जो है बचपन जो है वो निकला है। एक सरकारी स्कूल में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है। जी जी। और वहाँ से लेकर जब आप स्कूलिंग शिक्षा अपनी कर रहे थे और कॉलेज के समय में थे, तो आपके मन में कब ख्याल आया एक तरह से प्रशासनिक सेवाओं में जाने का? जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो कॉलेज में था या यूनिवर्सिटी में था जी, तो उसी वक्त मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरे में पोटेंशियल है जी। और जो शिक्षा मैं ग्रहण कर रहा हूँ उसके माध्यम से जो है वो मैं किसी भी प्रोफेशन को जो अचीव कर सकता हूँ। और इसमें विशेष योगदान जो हमारे गुरुजन हैं उनका रहा। डेफिनेटली। उनके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से जी, उन सब की प्रेरणा से, सहयोग से जो है वो हम आगे बढ़ते रहे। पहली बार आपकी जो पोस्टिंग है एक आईएएस अधिकारी के तौर पर कहाँ पर हुई थी? जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा कि मैंने जो शुरुआत करी है सिविल सर्विसेज में वो स्टेट सिविल सर्विसेज से करी थी। मैं 1997 से एचएएस में आया था और मेरी जो पहली पोस्टिंग है जी, वो एसी डेवलपमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट जुब्बल कोटखाई में हुई थी। मैंने अक्टूबर 98 में वहाँ ज्वाइन किया था जी। उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश का जो रिमोटेस्ट एरिया है, ट्राइबल एरिया है पांगी, वहाँ पर मैं 2.5 साल एसडीएम रहा जी। तत्पश्चात फिर विभिन्न पदों पर कार्य करते करते जो है वो 2010 में मेरी इंडक्शन आईएएस में हुई है जी। तो 2010 के बाद आपकी जो है एक तरह से पोस्टिंग है डायरेक्टर टीसीपी के तौर पर भी रही है। जी जी जी। और आप डीसी भी रहे हैं कांगड़ा और ऊना के। तो एक तरह से अगर हम बात करें, आपने बहुत से दूर दराज के क्षेत्रों में भी काम किया है। आज के समय में क्या लगता है कि सिटीज़ में और दूर दराज के क्षेत्रों में कितनी समस्याएं हैं, कितना उसमें फ़र्क है और किस तरह से हम उनको एक तरह से दूर किया जा सकता है उन समस्याओं को? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिटी में या दूर दराज के किसी क्षेत्र में कोई समस्या है। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपनी विशेषताएं हैं जी। हाँ, काम करने की चैलेंज तो रहती ही है डेफिनेटली। जो पांगी में चैलेंज होगी वो सोलन में काम करने के लिए नहीं होगी, वो पोंटा साहिब में नहीं होगी। बिल्कुल। तो जब हम किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो उसी रंगत में रंग के वहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिक कल्चर होता है उसको समझ के वहीं से लर्न करके जो है वो लोगों के लिए बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उनके लिए कैसे हम कंपैशन से, पैशन से काम कर सकते हैं जी। तो इस फार्मूले के आधार के ऊपर जब आप कहीं भी काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। वर्तमान में आप एचआरटीसी में हैं और हिमाचल पथ परिवहन निगम जो है बहुत पहले से कार्य कर रहा है। थोड़ा सा इतिहास से लेकर आज तक की अगर हम जर्नी की बात करें, किस तरह से रही है एचआरटीसी की? एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट और कुल्लू मंडी ट्रांसपोर्ट को जो मिलाकर बना है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 1974 को जी। तब से लेके आज तक जो है वो एचआरटीसी जो है वो लोगों के बीच में लोगों की सेवा कर रहा है जी। जब ये शुरू हुआ था एचआरटीसी
1974 में जी। तो मात्र हमारे पास 750 के आसपास बसेस थी और तकरीबन हम 300 साढ़े 300 जो रूट थे उनके ऊपर हम जाते थे। बिल्कुल। लेकिन वर्तमान में हमारे पास 3100 के आसपास का फ्लीट है और हम 3900 के आसपास जो है वो सर्विसेज पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर दे रहे हैं। जी बिल्कुल। HRTC का नाम जब भी लेते हैं तो आम जनमानस के मन में जो पहले की स्थिति थी वो ये रही थी कि शायद कोई पुरानी सी बस होगी, दूर दराज के क्षेत्रों में वो ऐसे चल रही होगी। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो HRTC ने एक ऐसा सफ़र तय किया है कि शायद बहुत ही कम ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पर HRTC की जो बसेज आज तक ना जा रही होगी। लेकिन फिर भी उस समय में जब वो बसेज का काफ़िला आपके पास था जिसमें बसेज इतनी अच्छी तरह से स्थिति में नहीं थी, आज के समय में कितना आप फ़र्क देखते हैं कि उस स्थिति से हम कितना सुधर पाए हैं? दीपक जी, HRTC जो है वही काम करती है हिमाचल प्रदेश में जी, जो एक माँ परिवार में करती है। बिल्कुल सही। HRTC के बिना जो है हम सामाजिक आर्थिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते हिमाचल प्रदेश में। जी, हर बच्चा जो है स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, अपंग हो, महिलाएं हों, जी, सभी को जो है वो HRTC जो है वो सेवाएं दे रही हैं। सुबह दूध वाला हमारी बस में बैठता है। कई बार तो जो पशु हैं उनको भी हमारी बसों में जो है लोग लेके जाते हैं। ये सिर्फ HRTC में देखने को मिलता है। जी 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 जी। तो हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, क्रू हैं, वो इतने कंसिडरेट होते हैं जी, कि लोगों की भावनाएं समझते हुए जो सुख दुख में, हंसी खुशी में, दिन में, रात में, जो एक मैं बता रहा हूँ जैसे माता एक सेवा करती है अपने बच्चों की, उसी तरह से HRTC जो है वो हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक की जो है वो सेवा कर रही है। जी बिल्कुल। हम 24 घंटे काम करते हैं, बर्फ़ में काम करते हैं, दिन में काम करते हैं, रात में काम करते हैं। एंड हैट्स ऑफ टू माय ड्राइवर एंड कंडक्टर्स। ये उन्हीं की मेहनत है कि हिमाचल जो है उसकी प्रगति में जो है वो HRTC का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है। अगर हिमाचल के अगर हम दूर दराज के क्षेत्र, खासतौर पर जैसे किन्नौर का इलाका है और लाहौल स्पीति का इलाका है, तो वहाँ पर जो आपका जो कर्मचारी हैं, जो HRTC के जो ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, कई बार तो ये कह सकते हैं कि जान हथेली पर लेकर वो यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं। और ये वाकई काबिल तारीफ बात है। एक दौर अभी गुजरा है जिसे हम कह सकते हैं कि कोविड-19 का एक बुरा दौर था। उस समय में HRTC ने बहुत अच्छा काम किया है। उस समय से लेके और अब स्थिति में क्या कुछ एक तरह से फ़र्क देखने को मिला है? दीपक जी, जब लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ, इनफैक्ट मैं उस टाइम डिप्टी कमिश्नर ऊना था जी, तो सभी संस्थान बंद हुए, ट्रांसपोर्ट भी कुछ टाइम तक बंद हुई। जी बिल्कुल। लेकिन HRTC ने लॉकडाउन्स में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है वो सेवा भाव से जो काम किया, उसकी सभी को प्रशंसा करनी चाहिए और मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। उस टाइम एज DC ऊना मैं HRTC की प्रशंसा करता था। जी। जितने भी लोग बाहर हमारे ट्रैप हुए थे, जो कोटा में थे, दिल्ली में थे, चंडीगढ़ में थे, कोविड जब पूरा संक्रमण जो था राज्य के बाहर जितने भी जी 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 उनको ट्रांसपोर्ट करके जो है हिमाचल में अपने उनके घर तक छोड़ने का काम जो है वो HRTC ने किया। इसके साथ साथ ही ट्रेन से जो है वो ऊना में काफ़ी लोग आए और कुछ लोग बाहर भी गए, तो उन सब लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में HRTC ने बहुत ही अच्छी जो है वो भूमिका जो है वो अदा की है। जितनी प्रशंसा HRTC की उस कार्य के लिए की जाए उतनी कम है। हमें जो ऑपरेशंस जो लॉकडाउन्स हुए उसमें हमारे ऑपरेशंस बंद हो गए, बीच में फुल ऑक्यूपेंसी से हम नहीं चले। हमारी आर्थिकी के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। तकरीबन इन 2 सालों में मिला लिया जाए जो जितने भी लॉकडाउन्स के पीरियड हुए हैं, तो कोई 950 करोड़ रुपीज़ की जो है वो रेवेन्यू रिसीट जो हमारी कम हुई। जी। लेकिन मैं यहाँ पर शुक्रगुजार करता हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार का कि उन्होंने 2020-21 में और 21-22 में HRTC को इतना आर्थिक अनुदान दिया कि HRTC अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी, अपने पेंशनर्स की पेंशन को अदा करती रही। जी। मतलब पिछले साल जो है HRTC के इतिहास में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। हमें 673 करोड़ रुपए की जो है वो आर्थिक सहायता दी गई थी। उसी की वजह से जो है वो हम लोगों की सैलरी पे करते रहे, पेंशन पे करते रहे। अभी स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। उतना तो हम नहीं रीगेन कर पाए हैं जितना प्री कोविड पीरियड में हमारे ऑपरेशंस चलते थे या जितने पैसेंजर ट्रैवल करते थे। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो
कोविड-19 के दौर में जो है वो प्राइवेट व्हीकल्स की तरफ चले गए हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने पर्सनल व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं, कार पूलिंग कर रहे हैं, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव जो है HRTC के ऊपर पड़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में HRTC जो है वो पुनः लोगों को जो है वैसे ही आकर्षित करेगी जैसे पहले करती थी। आपने बात की अभी आर्थिक की, तो काफ़ी आर्थिक दबाव एक तरह से एक कारण तो रहा कि कोविड-19 है, और कौन कौन से कारण आपको लगता है कि एक तरह से HRTC पर आर्थिक दबाव है और उसको सुधार करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? HRTC जो है वो एक सोशली कॉरपोरेट बॉडी है जो कि आम आदमी की सेवा में दिन रात काम कर रही है। जी। हम स्टूडेंट्स को जो +1 +2 की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में ग्रहण कर रहे हैं, उनको हम फ्री जो है वो बस सुविधा देते हैं, यात्रा करने के लिए देते हैं। इसके अलावा जो कॉलेज में जाते हैं उनको कंसेशनल पासेज हैं, जो हमारे दिव्यांग हैं उनको कंसेशनल पासेज हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कंसेशनल पासेज हैं। विभिन्न श्रेणियों में हमारे तकरीबन 27-28 ऐसी श्रेणियाँ हैं जिनको हम कंसेशनल पासेज देते हैं, फ्री बस सर्विसेज की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम उन रूट्स के ऊपर भी चलते हैं जहाँ पर हमें इनकम जो है वो नगण्य होती है, नामात्र होती है, क्योंकि HRTC जो है वो उसके बिना जीवन बसर हो नहीं सकता आम आदमी का। तो हम जो है वो लोगों के बीच में जाके तब भी काम करते हैं जब हमारे पास वहाँ इतनी ज़्यादा रेवेन्यू सीट नहीं होती है। ये कारण है कि थोड़ा सा जो हमारी आर्थिकी है वो हमेशा जो है वो प्रभावित रहती है। तो एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जी बिल्कुल, आप ये समझें कि मैंने आपको कहा कि हम सोशली कॉर्पोरेट बॉडी है HRTC। तो ये चीज़ें तो आपने बिल्कुल सही बताई। एक अभी आजकल जो एक तरह से नया कंसेप्ट है ई मोबिलिटी वाला, और ई बसेस भी चलना शुरू हो गई है, इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं कि ये आने वाले समय में इसका क्या भविष्य है और इस वक्त क्या स्थिति है। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि पूरे देश में HRTC या हिमाचल प्रदेश जो था वो प्रथम राज्य था जिन्होंने ई बसेज इंट्रोड्यूस करी। सबसे पहले हमारी ई बसेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई मनाली में, मनाली और रोहतांग के बीच में चलती थी। 2017 में हमने 25 इलेक्ट्रिक बसेज परचेज करी और यहाँ से ही शुरुआत होती है इलेक्ट्रिक ई मोबिलिटी की इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनफैक्ट पूरे कंट्री में ही उस टाइम जो है वो उसी वक्त शुरू हुआ। उसके बाद ई बसेस जो हैं वो हमने 50 जो हैं वो परचेज़ करी शिमला सिटी में, और आज के समय में 75 बसेस जो हम चला रहे हैं। अभी ये जो इलेक्ट्रिक बसेस के जो ऑपरेशंस हैं हमने धीरे धीरे मंडी और बिलासपुर में भी जो है वो एक्सटेंड कर दिए हैं। तो आज के समय में बिलासपुर और हमीरपुर के बीच में भी एक इलेक्ट्रिक बस चलती हुई दिखाई देगी। बिलासपुर और एम्स जो बिलासपुर का है उसके बीच में इलेक्ट्रिक बस चलती हुई दिखाई देगी। जी, तो आने वाले समय में हम और भी इस इलेक्ट्रिक बसेस के ऑपरेशन देखने को हमें मिलेंगे। इससे अगर हम बात करते हैं कि प्रदूषण की समस्या है, शायद वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और ओवरलोडिंग की जो समस्या है शिमला में कहें या पूरे हिमाचल में ही, उसको दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी, HRTC जो है वो आपने जैसे बताया कि भविष्य में हम ई बसेस के बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, तो जो शिमला सिटी है बहुत जल्दी 3-4 महीनों में यहाँ पर हमारे पास और 20 इलेक्ट्रिक बसेज इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा 15 इलेक्ट्रिक बसेज जो हैं वो धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए जो परचेज़ की हैं, जो कि धर्मशाला, पालमपुर, कांगड़ा, धर्मशाला के बीच में जो है वो चलेंगी। तो एक नया युग जो है वो HRTC के लिए शुरू हो रहा है, जिसमें ई मोबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आने वाले समय में नज़र आएगी। मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की ई मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए या उसको रिकॉग्नाइज़ करते हुए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को ई मोबिलिटी में लाइट हाउस ऑफ द कंट्री जो है उसका भी दर्जा दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही एक तरह से प्रशंसा की बात है और बहुत अच्छी बात है हिमाचल प्रदेश के लिए। अगर हम बात करते हैं पर्यटन की, हिमाचल पथ परिवहन निगम बहुत ख़ास भूमिका निभा रहा है। पर्यटन के विविध रूप हो सकते हैं, धार्मिक हो सकता है, साहसिक पर्यटन हो सकता है। किस तरह की भूमिका आने वाले समय में भी HRTC इसमें निभाने वाला है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हमारी बहुत ज़्यादा बसेज जो हैं वो केटर करती हैं टूरिस्ट की नीड्स को। जितने भी हमारे महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्टेशंस हैं वहाँ से हम सुपर लग्जरी बसेज चलाते हैं। और हाल ही में जो है हमने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से शिमला के लिए, धर्मशाला के लिए और मनाली के लिए भी बसेज इंट्रोड्यूस करी हैं। और जो लोकल ऑपरेशंस हैं उनके माध्यम से जो लोकल साइट सीइंग होती है
उसके लिए भी पर्यटक जो है वो HRTC की बसेज को बहुत संख्या में जो पर्यटक हैं वो यूज़ करते हैं। विशेषकर जो इलेक्ट्रिक बसेज हमारी रोहतांग के लिए जाती हैं वो तो पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। इस समय कौन कौन सी स्कीम्स खासतौर पर चलाई जा रही है HRTC के द्वारा? अभी HRTC में हमारे एक नया फ्लीट आने वाला है, तकरीबन 195 बसेज जो है वो हमारी नई आने वाली हैं जी। उनमें हमने एक नया सेगमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 50 बसेज जो है वो लग्जरी बसेज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि साधारण ही जो फेयर है, टैरिफ है, उसके ऊपर चलेंगी जी। और ये विद इन द स्टेट और जो इंटर स्टेट हमारे रूट्स हैं, इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, उनके ऊपर चलेंगे जी। तो अगर हम बात करते हैं कंप्लेंट की, कई बार कुछ ना कुछ शिकायतें रहती हैं बहुत सारे यात्रियों की आते वक्त जाते वक्त, किस तरह से वो अपनी शिकायतों को आप तक पहुंचा सकते हैं और उसका निवारण कैसे हो सकता है? जी। एक तो तकरीबन हमारी सभी बसेज में, तकरीबन नहीं सभी बसेज में जो है वो हमारे सुझाव और जो इंक्वायरी कंप्लेंट के जो नंबर हैं वो डिस्प्लेड रहते हैं जी। और एक नंबर है जो मुझे दर्शकों को बताना चाहिए, 9418000529। ये भी जो है वो इंक्वायरी कंप्लेंट का HRTC हेल्पलाइन का नंबर है। 24 आवर्स जो है वो ये ऑपरेशन रहता है। इसके अलावा एक हमारा कंट्रोल रूम का भी नंबर है। तो बीच में जो पैसेंजर्स हैं, आम आदमी हैं, शिकायत ही नहीं करते हैं, कई बार सुझाव भी देते हैं। अभी एक मैं डिस्कस करना चाहूँगा, एक सिटीज़न ने मुझे जो है वो व्हाट्सअप किया कि आपकी जब वोल्वो बसें चलती हैं तो एक जैसे ही नज़र आती हैं, तो पैसेंजर्स को जो है वो कई बार अपनी बस छोड़ के दूसरी बस में जो है बैठ जाते हैं। तो आपको डोर के पास एक अच्छा सा स्टिकर लगाना चाहिए जिसमें बस का नंबर डिस्प्लेड हो। तो उन्होंने सुझाव दिया और उस सुझाव को जो है वो हमने इम्प्लीमेंट किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने अभी कही HRTC का, और एक तरह से आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा प्रगति की जाएगी। आपसे बातें और भी होगी, लेकिन इस वक्त अब हम गीत संगीत की ओर बढ़ते हैं जी। और हिमाचल के चंबा का एक बहुत ही खूबसूरत लोकगीत है कुंजू चंचलो, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं। पटना रगम ना तू कर चंचलो, पटना रगम ना तू कर चंचलो, चंदे चांदी हथेरी हो है मेरी ये जिंदे चंदे चांदी हथेरी हो। तेरा हो है मेरी ये जिंदे बाई जोर तेरा हो।
प्यारी चंचलो ओ मिलना जरूरत जो प्यारी चंचलो तेरी क्या वो नसानी हो हाय मेरी ये जिंदे तेरी क्या वो नसानी हो चंबेला मिंजरांदा मेरा ओ चंबेला मिंजरांदा मेरा आसा मिली जुली दिखना हो मेरी ये जिंदे आसा मिली जुली दिखना मेरी ये जिंदे आसा मिली जुली दिखना हो आसा मिली जुली दिखना हो आसा मिली जुली दिखना हो। चंबा की प्रेम गाथा को दर्शाता है लोकगीत। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा और सर आपने भी बहुत एंजॉय किया है। बिल्कुल बिल्कुल कुंजू चंचलो जो लोकगीत है, आप भी शौक रखते होंगे, क्या क्या शौक आप रखते हैं? जी म्यूजिक तो सभी जो हैं वो मुझे लगता है म्यूजिक से तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका शौक नहीं होगा जी। लेकिन मैं क्योंकि आपने मेरे से पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं ट्रैकिंग करता हूँ और आई एम ए साइकिलिस्ट आल्सो। बहुत अच्छी बात है। अपने आप को एक तरह चुस्त दुरुस्त और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्या संदेश आप अंत में देना चाहेंगे दर्शकों को HRTC की तरफ से? कि मैं संदेश भी देना चाहूँगा और मैं आग्रह भी करना चाहूँगा जी कि जो HRTC का हमारा क्रू है, खासकर ड्राइवर और कंडक्टर्स जी, इनके प्रति बहुत संवेदनशील जो है वो आम आदमी रहे। जिन कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं शायद ही कोई और व्यक्ति उन परिस्थितियों में काम करता होगा। तो जहाँ भी आपको ड्राइवर कंडक्टर मिले उनको बड़े प्रेम की, बड़े सम्मान की नज़र से देखें जी। उनके प्रति जो है वो हमें हमेशा उनका आभारी व्यक्त करना चाहिए, जो कि 24 घंटे हमारे बीच में काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, हर मौसम में काम करते हैं और बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करते हुए अपने परिवार से दूर काम करते हुए जो है वो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं। हमारी आर्थिकी के जो है बहुत बड़े साधन हैं। तो जहाँ भी ड्राइवर कंडक्टर मिलें उनका सम्मान करें।